जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, अभी जो कुछ भी हिंसा हुई है भारत में, अभी जुमे के बाद में पिछले, उसके बाद से कई सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई आखिर इतनी बड़ी जो कुछ भी चीज़ हुई है, भाई देश के अलग अलग हिस्सों में हुई, करीब 6 से 7 जगहों पर हुई, तो ये बिना किसी मतलब प्लान के तो हो नहीं सकती, या बिना किसी एक कोई सूत्रधार हो, बिना किसी सूत्रधार के तो हो नहीं सकती। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर चीज़ें कनेक्ट कैसे हुई, चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या कुछ हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं अचानक से वो तो बस रोश में आ गए और ऐसा कर दिया, तो ऐसा एक आध जगह पे पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ठीक एक ही पैटर्न में चीज़ें हों, एक ही जगह तरीके से पत्थरबाजी हो, मतलब मंदिरों पे पत्थरबाजी हुई है, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, इन सभी चीज़ों के साक्ष्य सामने आ चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे थे कि आखिर ये कहाँ से इसका लिंक बैठा हुआ है। अब सोशल मीडिया आज के ज़माने में क्या चीज़ है हम सभी जानते हैं। ट्रंप ने बहुत तरीके से इसको यूज़ किया था, ये भी हम सब ने देखा था। अब ऐसे में कई सारी चीज़ों के बीच में एक बात और ये निकल कर आ रही है कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस बार पाकिस्तान द्वारा किया गया है, और कई हज़ार अकाउंट्स के द्वारा कई सारे हैशटैग्स का प्रयोग करते हुए कई सारे ट्वीट्स ऐसे किए गए जो कि भारत में लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। और वाकई में जो एनालिसिस निकल कर सामने आया है वो इन तथ्यों का सपोर्ट भी करता है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश के कई शहरों में शुक्रवार को हिंसा हुई। इस हिंसा को भड़काने के पीछे अब पाकिस्तान का हाथ भी सामने आ रहा है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के करीब 7,000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स फेक न्यूज़ के सहारे भारत में दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे। सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि आखिर पाकिस्तान कैसे सोशल मीडिया के जरिए ये सब कर सकता है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर इस विवाद और हिंसा से जुड़े जो भी हैशटैग चल रहे हैं उसमें कमेंट करने वाले ज़्यादातर पाकिस्तान के यूज़र्स हैं। यानी पाकिस्तान इस मामले में भारतीय मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहा है। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर यानी कि DFRAC की नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में 60,000 से ज़्यादा ट्विटर यूज़र्स के नेचर ऑफ पोस्ट और कमेंट बिहेवियर की एनालिसिस करी है। एनालिसिस में पाया गया कि इन 60,000 से भी ज़्यादा यूज़र्स के नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स थे जिन्होंने इस मामले से जुड़े ज़्यादातर हैशटैग में कमेंट किए थे। इनमें से करीब 7,100 लोग पाकिस्तान के थे। तो साफ है कि पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हैशटैग को पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं 3,000 अकाउंट सऊदी अरब से थे, 2,500 अकाउंट्स भारत से थे, 1,400 मिस्र से थे और 1,000 से ज़्यादा अमेरिका और कुवैत से थे। DFRAC की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के ARY न्यूज़ समेत कई चैनलों ने भारत से जुड़ी गलत खबरें चलाई हैं। ARY न्यूज़ ने चलाया कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जबकि रिपोर्ट में पाया गया कि मुफ्ती ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना करी थी और सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा था। लेकिन उनका बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड शुरू करने का ये दावा पूरी तरह से भ्रामक निकला। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने BJP से निकाले गए नेता नवीन जिंदल को लेकर भी गलत दावा किया। उन्होंने नवीन जिंदल को बिजनेसमैन जिंदल का भाई बताया था। साथ ही ट्विटर पर इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली के नाम पर भी एक फेक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। इसमें मोइन IPL के बहिष्कार की बात करते हुए दिखाई दिए। ये स्क्रीनशॉट भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आ रहे हैं या फिर जो कमेंट्स आ रहे हैं या फिर जो लाइक आ रहे हैं वो सभी कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही आ रहे हैं। आखिर इसके बाद एक और सवाल ये उठता है कि कैसे नफरत फैलाने वाले लोग मुस्लिमों को भड़काने में लगे हुए हैं। देखिए, ईरान और कतर जैसे देशों ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी पर भारत की कार्रवाई के बाद स्टेटमेंट जारी करके संतुष्टि जताई थी। इसके बावजूद कुछ लोग मुस्लिमों को भड़काने में लगे हुए थे। DFRAC की रिपोर्ट में ऐसे ही नफरत फैलाने वाले तत्वों का भी खुलासा किया गया है। इनमें प्रमुख नाम है खालिद बैदौन, मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह और अली सोहराब जैसे लोगों का। खालिद ने बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट के साथ पोस्ट करना शुरू किया, बीच बीच में कश्मीर मुद्दे को भी इससे जोड़ता रहा। वहीं मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह ने भी कई सारे नफरती ट्वीट किए थे। अब देखिए, इसके बाद एक बात ये आती है कि भाई भारत में फैली हिंसा के लिए सोशल मीडिया को क्या हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तो नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में होने वाली हिंसा के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार माना जा सकता है। रांची, प्रयागराज, मुरादाबाद में 10 जून को भारत बंद को लेकर एक ही तरह के मैसेज और हैशटैग सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए थे। रांची में न सिर्फ फेसबुक और ट्विटर बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी इस तरह के मैसेज तेजी से फैलाए गए। प्रयागराज में हिंसा फैलाने के लिए फेसबुक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये बात खुद प्रयागराज के SSP अजय कुमार ने भी स्वीकार करी है। घटना के बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट हो रहे मैसेजेस की निगरानी की जा रही है। जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता रहा है। ORF की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैलाने का आंकड़ा 30% की दर से बढ़ा है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हिंसा फैलाने के लिए एक वर्ग की नाराजगी का फायदा उठाकर उसे एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से हिंसा में बदला जा रहा है। इससे पहले भी भारत में इस तरह की प्रोपेगेंडा को फैलाने में पाकिस्तान का नाम लगातार सामने आता रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग तब चुनाव को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भी चुनाव के दौरान भारत में फेक न्यूज़ फैला रही थी। ऐसे करीब 687 इंस्टाग्राम पेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हटाया था। वहीं 20 दिसंबर 2021 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से कंट्रोल होने वाले 20 यूट्यूब और 2 वेबसाइट को इसी तरह हिंसा और फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में बंद कराया था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन चैनलों और वेबसाइटों को फेक न्यूज़ फैलाने और भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में पकड़ा था। इसके बाद मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि 20 में से 15 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के नया पाकिस्तान ग्रुप द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। इन 20 चैनलों के कुल 35 लाख सब्सक्राइबर्स थे और जांच में अलग अलग मौक़ों पर भारत में हिंसा और फेक न्यूज़ फैलाने की बात सामने आ रही थी। मतलब ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है कि भाई कैसे सोशल मीडिया, जो हम बात करते हैं ना कि ये अच्छा है या बुरा, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ सकती है कि भाई किस तरीके से आखिर सोशल मीडिया का उपयोग गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है। और यकीन मानिए ये सभी चीज़ें सिद्ध होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।